मिस्टर सिंगानिया का ऑफिस शाम 4 बजे। उधर शहर के सबसे पॉश इलाके में रोहन मिस्टर सिंगानिया के बड़े से केबिन में बैठा था। मिस्टर सिंगानिया एक बहुत ही सुलझे हुए इन्वेस्टर थे। उन्होंने रोहन की फाइल टेबल पर रखी। प्लान बहुत अच्छा है रोहन, मिस्टर सिंगानिया ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि कल से अधिराज ने मार्केट में क्या तूफान मचा रखा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो तुम्हारे साथ काम करेगा, रायजादा ग्रुप उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। मैं एक इन्वेस्टर हूँ रोहन, मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ? रोहन ने अपनी जगह से बिना हिले एकदम कॉन्फिडेंट होकर मिस्टर सिंघानिया की आंखों में देखा। क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं सर, कोई डरपोक नौकर नहीं। रोहन की बात सुनकर सिंघानिया चौंक गए। डैड अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पावर से मार्केट नहीं चलता, टैलेंट और प्रॉफिट से चलता है। आप रायजादा ग्रुप के साथ काम करके साल का 15% प्रॉफिट कमाते हैं। मैं आपको इस नए प्रोजेक्ट में अगले 8 महीनों में 35% प्रॉफिट की गारंटी देता हूँ, लीगल पेपर्स के साथ। रोहन ने एक और फाइल सिंघानिया के सामने सरका दी। और रही बात डैड के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, रोहन ने एक विनर वाली स्माइल दी। रायजादा ग्रुप के पिछले 5 साल के सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मैंने जोड़े हैं। वो डैड के नाम पर नहीं, मेरे दिमाग पर भरोसा करते हैं। अगर डैड ने आपको ड्रॉप किया तो मैं आपके उन क्लाइंट्स को अपने इस नए स्टार्टअप में ले आऊँगा। चॉइस आपकी है सर, पुरानी पावर के पीछे भागना है या नए फ्यूचर के साथ जुड़ना है। सिंघानिया रोहन का यह किलर एटीट्यूड और शार्प माइंड देखकर इम्प्रेस हो गए। वो जानते थे कि रोहन रायजादा एक चलता फिरता बिजनेस स्कूल है, उसे डराया नहीं जा सकता। सिंघानिया ने जोर से हंसते हुए अपना पेन निकाला। यू आर ए जीनियस रोहन, तुम्हारे बाप ने तुम्हें निकाल कर अपनी कंपनी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे तुम्हारा यह कॉन्फिडेंस और ये प्लान दोनों पसंद आए। डील पक्की। सिंघानिया ने पेपर्स पर साइन कर दिए। रोहन ने अपनी कुर्सी छोड़कर उनसे हाथ मिलाया। उसकी जीरो से शुरू की गई पहली डील फाइनल क्रैक हो गई थी। रोहन ने जो प्लान बनाया था फिलहाल सब उसके हिसाब से ही हो रहा था। और मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर सिंघानिया बाविस्का के क्लाउड किचन वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी थे। यह रोहन और अविस्का की पहली जीत थी। रोहन की मेहनत, इंटेलिजेंट और अप्रोच की जीत में अविस्का के लिए उसके विश्वास की जीत थी, क्योंकि उसे अपने प्यार और अपने रोहन पर पूरा भरोसा था। अविस्का का अपार्टमेंट शाम 6:30 बजे। शाम को जब रोहन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और जीत की खुशी थी। कुणाल और दादी माँ पहले ही जा चुके थे, क्योंकि उन्हें डैड के आने से पहले मेंशन पहुंचना था। रोहन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अविस्का दौड़कर आई और रोहन के गले लग गई। रोहन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और हवा में गोल घुमा दिया। अभी डील क्रैक हो गई, हमें हमारी पहली फंडिंग मिल गई है, रोहन ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। कांग्रेचुलेशंस रोहन, मुझे पता था तुम कर लोगे। अविस्का ने रोहन को नीचे उतारते ही उसके गाल पर एक जोर का किस कर दिया। रोहन ने अविस्का का चेहरा देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। रोहन की खुशी अचानक रुक गई। अभी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? किसी ने कुछ कहा क्या? रोहन ने फिक्र से पूछा। अविस्का ने रोहन का हाथ थाम लिया। रोहन, मुझे सब पता चल गया है। दादी माँ आई थी, उन्होंने मुझे वो 30 साल पुराना राज बता दिया। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे डैड मेरी शक्ल से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अब इसका ने उसे पूरी बात बता दी और पूरा सच पता चलने के बाद रोहन भी हैरान रह गया। अब इसका ने रोहन के सीने पर सिर रख दिया। रोहन, डैड बुरे इंसान नहीं है, वो बस बहुत हर्ट है। उनका गुरूर टूट गया था। हम उनसे नफरत नहीं कर सकते, हम उससे दूर रहकर उन्हें और अकेला नहीं छोड़ सकते। रोहन ने अविस्का के बालों में हाथ फेरा। उसकी वाइफ का दिल सच में बहुत साफ था। जिस इंसान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, अविस्का अभी भी उसी इंसान का दर्द समझ रही थी। अब हम क्या करेंगे अभी? रोहन ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा। अविस्का ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक मजबूत इरादा था। हम डैड का ईगो पिघलाएंगे रोहन, प्यार से। हम उन्हें दिखाएंगे कि जो रिश्ता मेरी माँ और उनके बीच टूट गया था, वो रिश्ता हम कभी नहीं टूटने देंगे। रोहन ने अविस्का को एक बहुत ही डीप और पैशनेट हग किया। आज उन दोनों की लड़ाई डैड से नहीं, डैड के दर्द से होने वाली थी। और प्यार हर दर्द की दवा होता है। रोहन ने अविस्का के माथे को चूमा और उसे खुद से थोड़ा अलग करते हुए उसकी आंखों में देखा। तुम सच में बहुत अलग हो अभी। कोई और लड़की होती तो डैड की इन हरकतों के बाद इस घर में कभी उनका नाम ही नहीं लेती।
लेकिन तुम कितनी प्यारी साफ दिल की और कितनी समझदार लड़की हो। पूरा सच जानने के बाद मेरे कुछ कहे बिना ही तुम मेरे पापा का दर्द भी समझ गई और तुमने उन्हें गलत भी नहीं समझा। सच कहूँ तो तुम मेरा वो सुकून हो जिसके बिना मैं एक दिन भी नहीं जी सकता। अब इसका ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे और रोहन के गालों को छुआ। और तुम मेरी वो ताकत हो जिससे मुझे ये सब सहने की हिम्मत मिलती है। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक कड़क कॉफी लेकर आती हूँ। अब इसका किचन की तरफ मुड़ी ही थी कि उसे बालकनी से किसी की बहुत दबी हुई आवाज में बात करने की आवाज आई। कीर्ति दीदी बालकनी के एक कोने में खड़ी फोन पर बात कर रही थी और उनका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे अभी नहीं मिलना। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? प्लीज, मेरी बहन घर पर है। मैं अभी कोई तमाशा नहीं चाहती। नहीं, तुम घर नहीं आ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कीर्ति की आवाज में एक अजीब सा डर, घबराहट और भी एक बेबसी थी। अब इसका वहीं टिटक कर रुक गई। कीर्ति दीदी, जो हमेशा इतनी बिंदास और मुंहपट रहती थी, किसी से नहीं डरती थी, वो इस तरह किससे छिपकर बात कर रही थी? उनकी आवाज कांपी हो रही थी। तभी कीर्ति ने फोन काटा और पीछे पलटी। सामने अविष्का को खड़ा देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गई और फोन को पीछे छुपाने की कोशिश की। अरे अभी तू यहाँ, रोहान भी आ गया क्या? कीर्ति ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था। दीदी सब ठीक है? आप किससे बात कर रही थी और इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अविष्का ने फिक्र से उनके पास जाते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, वो मेरे पुराने ऑफिस का एक कलीग था। बस कुछ पेंडिंग काम को लेकर दिमाग खराब कर रहा था। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है ना, मैं सारे काम करने के लिए। कीर्ति ने नजरें चुराते हुए सोफे पर रखा अपना पर्स उठाया। उसने हड़बड़ी में अपने बाल ठीक किए। सुन अभी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम लोग मेरा वेट मत करना डिनर के लिए। तुम लोग खा लेना। लेकिन दीदी, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो आप? रोहन को बोलूं, वो आपको अपनी कार से छोड़ देंगे। अविष्का ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे बस पास ही जाना है। बाय। कीर्ति लगभग भागते हुए अपार्टमेंट के दरवाजे से बाहर निकल गई। अविष्का को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद सच में ऑफिस के काम का कोई स्ट्रेस होगा। उसने गहरी सांस ली और किचन में कॉफी बनाने चली गई। शहर का एक शांत कैफे, शाम 7:30 बजे। उधर शहर के एक थोड़े सुनसान से इलाके में बने एक कैफे के बाहर कुणाल अपनी कार के बोनट पर टेक लगाए खड़ा था। डैड की डांट और मेंशन की उस अजीब सी घुटन से बचने के लिए वो थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ चिल करने बाहर आया था। रुहान के जाने के बाद से उसे भी घर काटने को दौड़ रहा था। अभी तक उसके दोस्त आए नहीं थे, इसलिए वहां पर खड़ा हुआ वो अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र कैफे के सामने वाली सड़क से तेज कदमों से गुजरती हुई एक लड़की पर पड़ी। अरे ये तो वही है ना, भाभी की दीदी, कीर्ति, कुणाल ने खुद से कहा। कीर्ति के चेहरे पर बहुत टेंशन थी और वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, जैसे किसी का वेट कर रही हो या किसी से बचने की कोशिश कर रही हो। वो इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान सामने नहीं था और वो फुटपाथ पर रखे एक छोटे से बोर्ड से जोर से टकरा गई। झटके से उसका पर्स नीचे गिर गया और सारा सामान, लिपस्टिक, चाबियां, कार्ड्स, सब जमीन पर बिखर गए। सीट सीट, कीर्ति ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ा और नीचे बैठकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। उसकी आंखों में अजीब से आंसू भरे हुए थे। तभी किसी ने उसके सामने झुककर उसका सामान उठाया और उसके पर्स में डाला। कीर्ति ने ऊपर देखा तो सामने कुणाल अपनी उस सिग्नेचर फ्लर्टी स्माइल के साथ खड़ा था। कुणाल ने एक ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी और हमेशा की तरह कूल लग रहा था। हाय ब्यूटीफुल, लगता है मुझे देखते देखते आप बॉडी नहीं देख पाई। कुणाल ने सामने उसके हाथ में देते हुए अपनी आदत के अनुसार मजाक किया। कीर्ति पहले से ही बहुत अपसेट और डरी हुई थी। कुणाल का यह मजाक उसे उस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे हो क्या? कीर्ति ने झल्लाते हुए अपना पर्स लिया और झटके से खड़ी हो गई। कुणाल ने अपनी बेफिक्र सी स्माइल के साथ अपने बालों में हाथ फेरा। पीछा? एक्सक्यूज मी मोहतरमा, कुणाल राजज्यादा लड़कियों का पीछा नहीं करता, लड़कियां उसका पीछा करती हैं। मैं तो बस अपनी भाभी की बड़ी बहन की हेल्प कर रहा था। वैसे आप इतनी टेंशन में और इतनी घबराई हुई कहाँ जा रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या?
कुणाल ने पहली बार कीर्ति की आंखों में वो डर और नमी देखी। जो लड़की कल उसकी भाभी के अपार्टमेंट में उसकी मदद कर रही थी, जो हर बात का बेबाकी से जवाब देती थी, वो आज इतनी डरी हुई क्यों लग रही थी। कुणाल का मजाक वाला मूड भी थोड़ा सीरियस हो गया। कीर्ति ने एक गहरी सांस ली और खुद को कंट्रोल किया। वो किसी को भी अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताना नहीं चाहती थी, खासकर रायजादा परिवार के किसी लड़के को तो बिल्कुल नहीं। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो कुणाल, मुझे वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। कीर्ति ने अपनी आवाज को सख्त बनाते हुए कहा। अरे मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। मेरा मतलब है कीर्ति दीदी, मेरी कार यहीं खड़ी है। आप सच में परेशान लग रही हैं। कुणाल ने पहली बार उसे सच में एक केयरिंग टोन में ऑफर किया और उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए दीदी भी बोल दिया। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए और मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। कीर्ति ने बहुत रूखेपन से कहा और वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। पास ही एक टैक्सी रुकी और वो उसमें बैठकर वहां से चली गई। कुणाल वहीं फुटपाथ पर खड़ा कीर्ति की जाती हुई टैक्सी को देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की बाहर से जितनी रफ और टफ दिखती है, अंदर से कोई बहुत बड़ा दर्द या सीक्रेट छुपा रही है। कुणाल भले ही फ्लर्टी था, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। दाल में कुछ तो काला है। कुणाल ने अपनी कार की तरफ मुड़ते हुए सोचा, ये भाभी की दीदी पक्का किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे पता लगाना ही होगा। कुणाल ने कीर्ति की टैक्सी का पीछा करने का फैसला किया था। वो अपनी कार से उस टैक्सी को फॉलो कर रहा था। टैक्सी शहर के एक पुराने और थोड़े सुनसान से रेस्टोरेंट के बाहर रुकी। कीर्ति वहां से घबराई हुई उतरी और अंदर चली गई। कुणाल ने अपनी कार साइड में पार्क की और छुपते हुए रेस्टोरेंट के अंदर गया। पीपी रेस्टोरेंट के अंदर एक कोने वाली टेबल पर कीर्ति बैठी थी और उसके सामने एक लड़का बैठा था। वो लड़का दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा ईगो और गुस्सा था। कुणाल थोड़ी दूरी पर एक पिलर के पीछे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? उस लड़के ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा। विकास, मैंने कहा था ना कि अब इसका घर पर है, इसलिए मुझे निकलने में टाइम लग गया। कीर्ति ने डरते हुए बहुत ही दबी आवाज में जवाब दिया। मुझे इन बहानों से कोई मतलब नहीं है कीर्ति। मुझे आज के आज वो पैसे चाहिए जो तुमने प्रॉमिस किए थे, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। विकास ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। विकास, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं अपनी सैलरी पहले ही तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं इस टॉक्सिक रिश्ते से थक चुकी हूँ। थक चुकी हो? विकास एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने कीर्ति का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। कीर्ति दर्द से करा उठी। छोड़ो मुझे विकास, दर्द हो रहा है। कीर्ति ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विकास की पकड़ बहुत मजबूत थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे छोड़ने की बात करे? तू मेरी है और मैं जो चाहूंगा वो तू करेगी। विकास ने गुस्से में अपना हाथ कीर्ति को थप्पड़ मारने के लिए हवा में उठाया। कीर्ति ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोने लगी, लेकिन वो थप्पड़ कीर्ति के गाल पर नहीं पड़ा। कुणाल ने हवा में ही विकास का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। कुणाल की आंखों में इस वक्त आग सुलग रही थी। उसका वो फ्लर्टी और कूल अंदाज अब एक खतरनाक गुस्से में बदल चुका था। किसी लड़की पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लेता कि उस हाथ को तोड़ने वाला पीछे खड़ा है। कुणाल ने दांत पीसते हुए कहा और विकास का हाथ झटके से मरोड़ दिया। आ, कौन है तू? बीच में क्यों आ रहा है? विकास दर्द से चिल्लाया। मैं वो हूँ जो अब तेरी शकल बिगाड़ने वाला है। कुणाल ने एक जोरदार मुक्का विकास के चेहरे पर जड़ दिया। विकास सीधा दूसरे टेबल पर जाकर गिरा। कुणाल यहीं नहीं रुका। वो विकास के पास गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया। एक लड़की को डराता है, उसे ब्लैकमेल करता है। आज के बाद अगर तूने कीर्ति के आसपास भी भटकने की कोशिश की तो मैं तुझे इस शहर से गायब कर दूंगा। समझ में आया? कुणाल ने एक और पंच उसके पेट में मारा। विकास डर गया था। उसे कुणाल का गुस्सा और उसकी पावर देखकर समझ आ गया था कि यह लड़का कोई आम लड़का नहीं है। सॉरी, मैं आज के बाद कीर्ति के पास नहीं आऊंगा, विकास खांसते हुए कहा और अपना चेहरा पकड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग गया। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़े ठीक किए। फिर वो मुड़कर कीर्ति की तरफ गया। कीर्ति वहीं कुर्सी पर बैठकर पूरी तरह कांप रही थी और अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रो रही थी। अविष्का का अपार्टमेंट, रात 8:30 बजे। इधर अविष्का किचन में कॉफी बना रही थी। उसका ध्यान बार बार कीर्ति दीदी की उस घबराई हुई आवाज पर जा रहा था
वो खुद से बड़बड़ा रही थी। दीदी इतनी टेंशन में क्यों थी? क्या सच में ऑफिस के काम का स्ट्रेस था या बात कुछ और है? तभी रोहन दबे पांव पीछे से आया और उसने अविस्का को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी ठुड्डी अविस्का के कंधे पर रख दी, जिससे अविस्का थोड़ी सी चौंक गई। क्या सोच रही हो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ? कॉफी बाहर आ जाएगी? रोहन ने बहुत ही प्यार से अविस्का के बालों को साइड करते हुए पूछा। अविस्का ने गैस बंद की और रोहन की तरफ पलटी। वो अभी भी रोहन की बाहों में ही थी। कुछ नहीं रोहन, बस दीदी के बारे में सोच रही थी। वो आज बहुत परेशान लग रही थी। पता नहीं कहाँ गई हैं। रोहन ने अविस्का के माथे पर किस किया। तुम ज्यादा टेंशन मत लो अभी। कीर्ति दी बहुत स्ट्रांग है। वो जो भी होगा हैंडल कर लेंगी। और फिर हम है ना उनके लिए। तुम बस अभी हमारी पहली जीत को एंजॉय करो। रोहन ने अविस्का को किचन काउंटर पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच बहुत ही रोमांटिक और सुकून भरा साइलेंस था। रोहन की आंखों में अविस्का के लिए इतना प्यार था कि अविस्का को अपनी सारी दुनिया उसी में नजर आ रही थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा रोहन कि मिस्टर सिंघानिया मान गए। हमारा क्लाउड किचन अब सच में स्टार्ट होने वाला है। अविस्का ने रोहन के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा। ये तो बस शुरुआत है मिसेज रायजादा। अभी तो हमें डैड का गुरूर भी तोड़ना है और उनका दिल भी जीतना है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और अविस्का के होंठों पर एक बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा किस कर दिया। तभी बाहर डोरबेल बजी। अविस्का झटके से काउंटर से नीचे उतरी और अपने बाल ठीक करने लगी। रोहन उसे देखकर हंसने लगा। अविस्का ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने कीर्ति खड़ी थी। कीर्ति का चेहरा पहले से बहुत रिलैक्स लग रहा था, हालांकि उसकी आंखें अभी भी हल्की लाल थीं। दीदी, आप आ गई? सब ठीक तो है ना? आपका काम हो गया? अविस्का ने जल्दी से पूछा। हाँ हाँ, अभी सब ठीक है। बस थोड़ी सी थकान हो गई है, कीर्ति ने अंदर आते हुए कहा। तभी अविस्का की नज़र बाहर बालकनी से नीचे गई। उसने देखा कि बिल्डिंग के नीचे से कुणाल की कार वापस जा रही थी। अविस्का थोड़ी कंफ्यूज हुई। दीदी, आप कुणाल के साथ आई क्या? वो कार कुणाल की थी ना? कीर्ति एकदम से हड़बड़ा गई। अरे नहीं, वो मुझे रास्ते में मिल गया था तो उसने बस लिफ्ट दे दी, और कुछ नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। कीर्ति जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अविस्का को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। कमरे के अंदर जाकर कीर्ति ने दरवाजे से टेक लगाई और अपना सीने पर हाथ रखा। उसे कुणाल का वो प्रोटेक्टिव अंदाज और उसका वो केयरिंग हक याद आ गया था। पहली बार कीर्ति के चेहरे पर कुणाल को लेकर खींच नहीं, बल्कि एक प्यारी सी स्माइल थी। रायजादा मेंशन अगली सुबह 9 बजे। मेंशन के बड़े से डाइनिंग टेबल पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। डैड मिस्टर अधिराज रायजादा अपने नाश्ते के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह सख्त था। तभी उनके सेक्रेटरी माथुर भागते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सर, सर, एक बहुत जरूरी न्यूज़ है, माथुर ने घबराते हुए कहा। डैड ने बिना नजर उठाए अपनी कॉफी का सिप लिया। क्या है माथुर? मैं नाश्ता कर रहा हूँ। जो भी है जल्दी बोलो। सर, मिस्टर संघानिया ने रोहन सर के नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है। उन्होंने कल शाम ही पेपर पर साइन किए हैं और आज सुबह उन्होंने मीडिया में भी अनाउंस कर दिया है कि वो रोहन के साथ मिलकर एक नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं। डैड के हाथ से कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। उन्होंने न्यूज़पेपर टेबल पर पटक दिया और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा था। वाट, सिंघानिया की इतनी हिम्मत! मैंने उसे पर्सनली वार्न किया था कि अगर उसने रोहन की मदद की तो मैं उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। डैड की तेज आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई। दादी माँ और कुणाल भी हॉल में आ गए। माथुर, अभी के अभी सिंघानिया को कॉल लगाओ और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट उनके साथ चल रहे हैं सब रोक दो। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसे क्या लगा वो अधिराज रायजादा से दुश्मनी मोल लेकर मार्केट में टिक पाएगा? डैड गुस्से से कांप रहे थे। कुणाल ने आगे आकर डैड को शांत करने की कोशिश की। डैड, प्लीज रिलैक्स। आप बिना वजह अपना बीपी बढ़ा रहे हैं। भाई का प्रोजेक्ट अच्छा है, इसलिए सिंघानिया ने इन्वेस्ट किया है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम चुप रहो कुणाल। डैड कुणाल पर चिल्लाए। ये सब उस मामूली सी लड़की अविष्का का किया धरा है। उसने मेरे बेटे का दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया है, लेकिन मैं रोहन को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। अचानक डैड ने अपने सीने के बाईं तरफ हाथ रखा। उनके चेहरे पर एक हल्का सा दर्द का एक्सप्रेशन आया और उन्हें थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होने लगी।
अधिराज क्या हुआ? दादी माँ घबराकर उनके पास आईं। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी गैस या एसिडिटी हो गई। डैड ने खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और माथुर की तरफ देखा। माथुर, मेरे केबिन में आओ। मुझे रोहन के इस क्लाउड किचन को शुरू होने से पहले ही बंद करने का प्लान चाहिए। डैड तेज कदमों से अपने स्टडी रूम में चले गए, लेकिन दादी माँ और कुणाल के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। डैड की यह जिद और ईगो कहीं उनकी सेहत पर भारी ना पड़ जाए। क्लाउड किचन की लोकेशन दोपहर 12 बजे। रोहन और अविष्का ने शहर के कच्चे कॉमर्शियल एरिया में एक बड़ी सी जगह रेंट पर ली थी। आज उनके क्लाउड किचन का पहला दिन था और वहाँ साफ सफाई और सेटअप का काम चल रहा था। अविष्का बहुत एक्साइटेड थी और खुद सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ये ओवन यहाँ नहीं, थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट करो, और वो पैकिंग वाला काउंटर खिड़की के पास होना चाहिए। अविष्का वर्कर्स को समझा रही थी। रोहन एक कोने में खड़ा होकर अविष्का को मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे अविष्का में एक बहुत ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बिजनेस वूमन नजर आ रही थी। तभी कुणाल भी वहां आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा बुके और कुछ मिठाइयों के डिब्बे थे। कांग्रेचुलेशंस भाई। कांग्रेचुलेशंस भाभी। कुणाल ने आकर दोनों को गले लगाया। फाइनली हमारा पहला इंडिपेंडेंट वेंचर शुरू हो रहा है। थैंक्स कुणाल, तू आ गया, अच्छा लगा। डैड को पता चला? रोहन ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। कुणाल ने एक गहरी सांस ली। हाँ भाई, पता चल गया है और वो आग बबूला हो रहे हैं। उन्होंने सिंघानिया के साथ डील कैंसिल करने का ऑर्डर भी दे दिया है। और सच बताऊं तो मुझे डैड की हल्की टेंशन हो रही है। वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रोहन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। अविष्का ने रोहन का हाथ पकड़ा और उसे हौसला दिया। हम डैड को कुछ नहीं होने देंगे कुणाल। एक बार हमारा यह काम सेट हो जाए, हम डैड से बात करेंगे। कुणाल ने हामी में सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। कीर्ति अंदर आ रही थी। उसने एक लेमन येलो कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। कीर्ति को देखते ही कुणाल के चेहरे पर एक ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। कल रात के उस वाक़ये के बाद कुणाल कीर्ति को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव फील करने लगा था। अरे दीदी, आप आ गई? अविष्का उसके पास आई। हाँ, अभी मैंने सोचा तुम लोग सुबह से काम में बिजी हो तो मैं लंच बना कर ले आऊं। कीर्ति ने टिफिन टेबल पर रखा। तभी कीर्ति की नज़र कुणाल पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली। कीर्ति को याद आया कि कल कैसे वो कुणाल के गले लगकर रोई थी। वो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करने लगी और उसने नजरें झुका ली। कुणाल धीरे से चलकर कीर्ति के पास आया। जब अविष्का और रोहन वर्कर्स के साथ बिजी थे, तब कुणाल ने कीर्ति की तरफ थोड़ा झुककर धीरे से पूछा, कैसी हो अब? आर यू ओके? कीर्ति ने कुणाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैं ठीक हूँ कुणाल, और थैंक यू कल के लिए। तुमने जो किया उसके बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली है। कुणाल ने एक बहुत ही प्यारी और जेंटल स्माइल दी। कोई भी प्रॉब्लम हो या वह कार्टून फिर से परेशान करे तो मुझे बस एक कॉल कर देना। वैसे मेरा नंबर तो है ना? कीर्ति के पास असल में कुणाल का नंबर नहीं था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि मैं कुणाल की इस बात का क्या जवाब दे। इसलिए बिना कुछ कहे कीर्ति बस उसे देखती रह गई। दोनों के बीच एक बहुत ही साइलेंट और प्यारा सा आई लॉक हो गया। कीर्ति ने तुरंत ही अपनी नजरें फेरते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है। उसकी बात पर कुणाल ने तुरंत ही अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, लेकिन वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अविष्का की आवाज़ आई। दीदी, कुणाल, चलो सब लंच कर लो। कीर्ति और कुणाल काफ़ी नज़दीक और आमने सामने खड़े हुए थे। अविष्का की आवाज़ सुनते ही दोनों हड़बड़ाकर पीछे हटे। कुणाल ने झटके से अपना फ़ोन पॉकेट में वापस लिया और कीर्ति भी जल्दी से टिफिन खोलने लगी। दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में डैड अपने स्टडी रूम में बैठे थे। उनके सीने में दर्द एक बार फिर उठा और इस बार ये दर्द बहुत तेज था। डैड ने अपनी दवाई की बोतल उठाने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना तेज था कि उनके हाथ से बोतल गिर गई और वो कुर्सी से नीचे फर्श पर गिर गए। रायजादा मेंशन के अंदर डैड अधिराज रायजादा अपने स्टडी रूम में फर्श पर बेसुध पड़े थे। उनके सीने में दर्द बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और वो पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। बाहर हॉल में दादी माँ को किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। उन्हें घबराहट होने लगी। अधिराज, अधिराज, तुम ठीक हो? दादी माँ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। उन्होंने घबराकर घर के नौकर और काम करने वाले स्टाफ को बुलाया और दादी के कहने पर सबने मिलकर दरवाजा धक्का देकर खोला और सामने का नजारा देखकर उन सबके होश उड़ गए।
मिस्टर राजादा जमीन पर पड़े थे और उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। अधिराज, क्या हुआ बेटा तुझे? जल्दी से डॉक्टर बुलाओ कोई। दादी माँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर अधिराज रायजादा के मैनेजर, जो ज़्यादातर उनके साथ घर पर और ऑफिस में सब जगह रहते थे, मिस्टर माथुर, उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल किया। लेकिन फिर उनकी हालत देखते हुए उन्हें लगा कि डॉक्टर को बुलाने से बेहतर होगा कि उन्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाएं। सर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। इन्हें शायद सीवियर हार्ट अटैक आया है, माथुर ने कांपती हुई आवाज में कहा और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। दादी माँ अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगी थी। क्लाउड किचन, दोपहर 1:30 बजे। इधर क्लाउड किचन में माहौल एकदम अलग था। रोहान, अभिष्का, कुणाल और कीर्ति अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। कीर्ति के हाथ का बना खाना खाकर कुणाल उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। वाह, मतलब मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना टेस्टी खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखते हुए एक चार्मिंग स्माइल दी। कीर्ति थोड़ी सी बिलस कर गई और उसने अपनी नज़रें झुका ली। बस करो कुणाल, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तुमने तो खाया ही होगा अपनी भाभी के हाथ का खाना, उसके मुकाबले तो यह कुछ भी नहीं है। कुणाल उसकी बात पर बोला, हाँ बस एक बार ही खाया है, क्योंकि ज़्यादा चांस ही नहीं मिला भाभी को हमारे घर में रहने और खाना बनाने का। रोहान और अविष्का ने एक दूसरे की तरफ देखा और रोहान ने धीरे से अपनी पलकें झपका दी, जैसे कि वह कह रहा हो कि दोबारा से वह पल जरूर आएगा जब वह लोग वापस घर में सबके साथ रहेंगे। रोहान ने अविष्का का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ा और धीरे से दबाया। अविष्का ने प्यार से उसकी तरफ देखा। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था। उनकी नई शुरुआत, उनका प्यार, और अब उनकी फैमिली भी धीरे धीरे सेटल हो रही थी। तभी कुणाल के फोन की रिंग बजी। स्क्रीन पर दादी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। कुणाल ने हंसते हुए फोन उठाया। हाँ दादी माँ, बोलिए, क्या हुआ? डैड फिर से गुस्सा कर रहे हैं क्या? लेकिन दूसरी तरफ से दादी माँ की रोती हुई आवाज आई। कुणाल बेटा, जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जा। तेरे तेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। कुणाल के चेहरे की हंसी एक सेकंड में गायब हो गई। उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। क्या हुआ कुणाल? दादी माँ क्या कह रही थी? रोहान ने कुणाल का बदला हुआ चेहरा देखकर फिक्र से पूछा। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। भाई, डैड डैड को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है, सीरियस कंडीशन में है। ये सुनते ही रोहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी कार की तरफ भागा। अब इसका कुणाल और कीर्ति भी सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भागे। कार में रोहान बहुत तेज और रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अविष्का ने उसका एक हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहान, खुद को संभालो, डैड को कुछ नहीं होगा। अविष्का उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहान का दिल घबराहट से फटा जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही रोहान भागता हुआ आईसीयू के बाहर पहुंचा। दादी माँ वहां एक मेज पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। रोहान ने जाकर दादी माँ को गले लगा लिया। दादी माँ, डैड कैसे हैं? ये सब अचानक कैसे हो गया? पता नहीं बेटा, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट की न्यूज़ सुनकर बहुत गुस्से में था। मैं बात करके समझाने के लिए उसके रूम में गई तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को, दादी माँ हिचकियाँ लेते हुए बोली। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। रोहन और कुणाल तुरंत उनके पास गए। डॉक्टर, मेरे डैड कैसे हैं? रोहन ने भारी आवाज में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर राजादा को एक मैसिव कार्डियल अरेस्ट आया था। हमने उन्हें स्टेबल करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अगर उन्हें होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। उनके दिमाग पर बहुत गहरा स्ट्रेस था। डॉक्टर की बात सुनकर रोहन भाई दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। जो डैड हमेशा एक पहाड़ की तरह मजबूत दिखते थे, जिनकी आवाज़ से पूरा शहर डरता था, आज वो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। अविष्का ने रोहन के पास बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। रोहन अविष्का के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अभी ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी डैड से लड़ाई थी। मैं बस उनका गुरूर तोड़ना चाहता था, उन्हें खोना नहीं चाहता था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सब मेरी गलती है। रोहन बच्चों की तरह रो रहा था। अविष्का की आंखों में भी आंसू थे।
उसने रोहन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछे। रोहन, मेरी तरफ देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस अपना हक और अपना रिस्पेक्ट मांग रहे थे। डैड फाइटर है, वो वापस आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें इस हालत से बाहर निकालेंगे। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। दादी माँ और कुणाल को हमारी जरूरत है। कुणाल भी एक कोने में चुपचाप खड़ा रो रहा था। कीर्ति उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसने धीरे से कुणाल के कंधे पर अपना हाथ रखा। कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखा और उसे एक बहुत ही इमोशनल सपोर्ट मिला। कीर्ति ने कुणाल को हल्का सा हक किया, जिससे कुणाल थोड़ा शांत हुआ। आविष्का ने आईसीयू के कांच से अंदर देखा। रोहन के डैड बहुत सारी मशीनों और ट्यूब्स के बीच बेसुध पड़े थे। आविष्का ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो इस परिवार को टूटने नहीं देगी। डैड का ईगो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन प्यार और परिवार से बड़ा नहीं हो सकता। सिटी हॉस्पिटल, रात 11:30 बजे। हॉस्पिटल का वो लंबा और शांत कॉरिडोर आज रोहन को काटने को दौड़ रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे, लेकिन वहां मौजूद किसी की भी आंख में नींद का एक कतरा तक नहीं था। आईसीयू के बाहर जल रहे रेड बल्ब की रोशनी रोहन के चेहरे पर पड़ रही थी, जो इस वक्त जमीन पर दीवार से टेक लगा एकदम सुन्न बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम सूजकर लाल हो चुकी थी। अब इसका थोड़ी दूर से रोहन को देख रही थी और उसका दिल अपने प्यार की यह हालत देखकर बुरी तरह तड़प रहा था। जो रोहन हमेशा इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग रहता था, जो हर सिचुएशन को एक स्माइल के साथ हैंडल कर लेता था, आज वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अविष्का ने कैंटीन से 2 कॉफी ली और धीरे धीरे चलकर रोहन के पास आई। वो भी उसके बगल में जमीन पर ही बैठ गई। उसने एक कप रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन, थोड़ी सी कॉफी पी लो। तुम सुबह से ऐसे ही बैठे हो, कुछ खाया भी नहीं है तुमने। अविष्का ने बहुत ही सॉफ्ट और केयरिंग आवाज में कहा। रोहन ने कॉफी के कप को इग्नोर कर दिया। उसने अपना सिर पीछे दीवार से टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बंद आंखों से भी 2 आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गिरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। मुझे बस मेरे डैड ठीक चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं वो क्लाउड किचन वाला प्रोजेक्ट शुरू नहीं करता, अगर मैं मिस्टर सिंघानिया से डील नहीं करता, तो डैड का ईगो हर्ट नहीं होता। वो आज इस आईसीयू बेड पर लाइफ और डेथ से नहीं लड़ रहे होते। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ अभी, बहुत बुरा। रोहन की आवाज़ गले में ही अटक रही थी। उसकी गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। अब इसका ने कॉफी का मग साइड में रखा और रोहन का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। मेरी आंखों में देखो रोहन। अब इसका ने थोड़ी सख्ती लेकिन बहुत सारे प्यार के साथ कहा। क्या तुमने डैड को हर्ट करने के लिए ये सब किया था? नहीं ना। तुमने सिर्फ अपना टैलेंट साबित करने के लिए वो डील की थी। तुमने वो किया जो एक सही और इंडिपेंडेंट इंसान को करना चाहिए। डैड का गुस्सा और उनका गुरूर उन्हें यहाँ लेकर आया है रोहन, तुम्हारा टैलेंट नहीं। तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो प्लीज। रोहन ने एकदम से अविष्का को अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। वो अविष्का के कंधे पर अपना सिर रखकर एक छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगा। मैं बस उन्हें खोना नहीं चाहता अभी। चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करें, चाहे वो मुझे घर से निकाल दें, लेकिन वो मेरे डैड हैं। मैंने बचपन से उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं की है। रोहन की आवाज़ कांप रही थी। अविष्का ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे शांत करने लगी। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे रोहन। मुझे पता है वो बहुत बड़े फाइटर हैं। वो वापस आएंगे हमारे पास। तुम बस अपना भरोसा मत टूटने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हॉस्पिटल की बालकनी, रात 12:15 बजे। इधर दूसरी तरफ कुणाल हॉस्पिटल की बालकनी में अकेला खड़ा था। वो बाहर शहर की लाइट्स को एकदम ब्लैक होकर देख रहा था। कुणाल हमेशा घर का सबसे चुलबुला और फनी इंसान रहता था। सीरियस सिचुएशन को भी वो अपने जोक से हल्का कर देता था। लेकिन आज उसके चेहरे की वो हमेशा रहने वाली स्माइल कहीं गायब हो गई थी। डैड की वो हालत देखकर वो भी अंदर तक हिल गया था। तभी पीछे से कीर्ति आई। उसने कुणाल को इस तरह अकेले और उदास खड़े देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। वो धीरे से कुणाल के पास गई और उसकी बगल में रेलिंग के पास खड़ी हो गई। काफी देर तक दोनों के बीच एक अजीब सा साइलेंस रहा। बस बाहर से आती हुई ठंडी हवा उनकी खामोशी को महसूस कर रही थी। तुम ठीक हो कुणाल? कीर्ति ने फाइनली वो साइलेंस तोड़ा और बहुत ही जेंटल आवाज में पूछा।
कुणाल ने कीर्ति की तरफ नहीं देखा, बस एक गहरी और थकी हुई सांस ली। पता नहीं कीर्ति, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एकदम से सब कुछ रोक दिया हो। डैड हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे या भाई को वो नॉर्मल फादर्स वाला प्यार नहीं दिखाया। वो हमेशा हमारे बॉस की तरह रहे हैं। लेकिन आज आज जब मैंने उन्हें जमीन पर उस तरह बेसुध देखा, तो मुझे लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई। मैं उन्हें खोने से बहुत डरता हूँ। कुणाल बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने लगा, लेकिन कीर्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुणाल ने चौंक कर कीर्ति की तरफ देखा। कुणाल, रोने में कोई बुराई नहीं है। कल जब मैं डर से कांप रही थी, तब तुमने मुझसे कहा था ना कि रो लो, मैं यही हूँ। आज मैं तुमसे वही कह रही हूँ। मैं यही हूँ कुणाल। कीर्ति की आंखों में कुणाल के लिए एक बहुत ही गहरी केयर और सपोर्ट था। कुणाल अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने कीर्ति के कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कीर्ति ने बहुत ही आराम से अपना एक हाथ कुणाल के बालों में फेरा और उसे वो सपोर्ट दिया जिसकी कुणाल को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुणाल और कीर्ति का रिश्ता अब सिर्फ एक फ्लर्ट या नोकझोंक तक लिमिटेड नहीं था। यह एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे कनेक्शन में बदल रहा था। और इस बात से शायद वो दोनों खुद भी अनजान थे, या फिर शायद नहीं। अगली सुबह 8 बजे पूरी रात ऐसे ही डर और टेंशन में गुजर गई। सुबह होते ही डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे पर रात भर की थकान थी, लेकिन एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। रोहन, कुणाल, अविष्का, दादी माँ और कीर्ति सब भागकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर, डैड कैसे हैं आप? क्या उन्हें होश आया? रोहन ने धड़कते दिल के साथ पूछा। डॉक्टर ने हल्की सी स्माइल दी। गुड न्यूज़ यह है कि मिस्टर रायजादा अब आउट ऑफ डेंजर है। रात को उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। उन्हें अभी अभी होश आ गया है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। दादी माँ ने ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और अभिष्का ने खुशी से रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। थैंक गॉड। रोहन ने एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे उसके सीने से किसी ने बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया हो। लेकिन डॉक्टर ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, उन्हें एक बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक आया था। उनका हार्ट अभी बहुत वीक है। उन्हें अगले कुछ हफ्तों तक कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या शॉक नहीं लगना चाहिए। कोई भी ऐसी बात जो उन्हें ट्रिगर करे या गुस्सा दिलाए, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप लोगों को उनका बहुत ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर, हम उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं देंगे। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? कुणाल ने जल्दी से पूछा। हाँ, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही इंसान अंदर जाएगा, और वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए। वो अभी बहुत कमजोर है। डॉक्टर इतना कहकर चले गए। दादी माँ रोते हुए सबसे पहले अंदर गईं। कुछ देर बाद वो बाहर आईं, तो उनके चेहरे पर थोड़ी तसल्ली थी। उसके बाद रोहन ने एक गहरी सांस ली और आईसीयू का दरवाजा खोला। आईसीयू के अंदर सुबह 8:15 बजे रोहन धीरे धीरे चलकर डैड के बेड के पास गया। उस रूम में सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही थी। डैड को इतनी सारी ट्यूब्स और ऑक्सीजन मास्क के साथ देखकर रोहन का दिल फिर से बैठ गया। डैड की आंखें आधी खुली हुई थी। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर रोहन को देखा। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो रौब और वो सख्त एटीट्यूड इस वक्त गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक बेबस और कमजोरी थी। रोहन ने कांपते हुए हाथों से डैड का हाथ अपने हाथ में लिया। डैड, रोहन की आवाज में इतना डर था कि डैड भी उसे महसूस कर सकते थे। आई एम सो सॉरी डैड। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी यह हालत हुई है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ हो। मैं वो प्रोजेक्ट, वो सिंगानिया के साथ डील, सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा डैड। बस आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाइए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहन के आंसू डैड के हाथ पर गिर रहे थे। डैड बस उसे चुपचाप देख रहे थे। उनके पास बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन जब रोहन ने सब कुछ छोड़ने की बात कही, तो डैड की आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। उन्होंने अपना हाथ रोहन की पकड़ से हल्का सा छुड़ाने की कोशिश की, जैसे वो उसे रोक रहे हो। डैड ने बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज में ऑक्सीजन मास्क के अंदर से ही कुछ बोलने की कोशिश की। रोहन, डैड की आवाज बहुत दबी हुई थी। हाँ डैड, मैं यही हूँ। आप प्लीज बात करने की कोशिश मत करिए, आप थक जाएंगे। रोहन ने घबरा कर कहा। डैड ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली।
फिर उन्होंने वापस रुआन को देखा। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपना हाथ वापस रुआन के हाथ के ऊपर रखा और उसे हल्का सा दबाया। यह उनका तरीका था यह बताने का कि उन्हें रुआन की बातें समझ आ गई हैं, और शायद शायद पहली बार उन्हें रुआन के अंदर का वो प्यार नजर आया था जो हमेशा उनके गुरूर के पीछे छुप जाता था। बाहर कांच के दरवाजे से अविस्का ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। डैड एकदम से नहीं बदलेंगे, लेकिन आज जो बर्फ पिघलनी शुरू हुई है वो एक दिन जरूर पूरी तरह से पिघल जाएगी। जब रोहन बाहर आया तो वो काफी रिलैक्स लग रहा था। अभी कुणाल, मैंने फैसला किया है, जब तक डैड पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते मैं मेंशन वापस जा रहा हूँ, और मैं उनके साथ रहूंगा। और रही बात क्लाउड किचन की, तो मैं उसे फिलहाल होल्ड पर डाल दूंगा। अभी मेरी फैमिली मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, रोहन ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा। अविष्का ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, तुम मेंशन वापस जाओगे रोहन? ये एकदम सही फैसला है। डैड को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन क्लाउड किचन होल्ड पर नहीं जाएगा। रोहन ने कंफ्यूज होकर अविष्का को देखा। मतलब मतलब ये मिस्टर रोहन रायजादा, कि वो सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, हमारा सपना है। तुमने इतनी मेहनत की है, इतनी मुश्किल से वो डील क्रैक की है। मैं तुम्हारी उस मेहनत को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जब तक तुम डैड के साथ हो और उनका ख्याल रख रहे हो, तब तक वो पूरा क्लाउड किचन मैं और दीदी मिलकर संभालेंगे। तुम अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाओ, और मैं तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अविष्का ने एकदम कॉन्फिडेंट और प्राउड आवाज में कहा। रोहन बस अविष्का को देखता रह गया। उसे आज फिर से रियलाइज हुआ कि उसने अविष्का से प्यार करके अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। अविष्का सिर्फ उसकी वाइफ नहीं थी, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अविष्का का अपार्टमेंट, सुबह 10 बजे। 4 दिन बाद। हॉस्पिटल के उस खौफनाक दिन को बीते हुए पूरे 4 दिन हो चुके थे। डैड की रिकवरी काफी अच्छी थी, और फाइनली आज सुबह ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस रायजादा मेंशन शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर ने एक फुल टाइम नर्स उनके लिए अपॉइंट कर दी थी, लेकिन रोहन ने फैसला किया था कि जब तक डैड पूरी तरह से अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाते, वो मेंशन में ही रहेगा और खुद उनकी देखभाल करेगा। अपार्टमेंट के बेडरूम में रोहन अपना सूटकेस पैक कर रहा था। उसका चेहरा उदास था। वो कपड़े तो सूटकेस में रख रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। अविष्का ने कमरे में एंटर किया। उसके हाथ में रोहन की कुछ आयरन की हुई शर्ट थी। उसने देखा कि रोहन एक टी शर्ट को हाथ में लिए बस ब्लैंक होकर खड़ा है। अविष्का धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। कहाँ खोए हो मिस्टर हस्बैंड? अविष्का ने बहुत ही प्यार से पूछा। रोहन ने एक गहरी सांस ली और अविष्का की तरफ मुड़ा। उसने अविष्का के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। अभी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ इस तरह छोड़कर जाना। मैं जानता हूँ कि डैड को मेरी ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें भी तो मेरी ज़रूरत है। हमने एक क्लाउड किचन का सपना साथ में देखा था, और अब जब वो शुरू हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अविष्का ने एक प्यारी सी स्माइल दी और रुआन के गालों को छुआ। तुम पागल हो क्या रुआन? इसमें गिल्टी फील करने वाली क्या बात है? डैड तुम्हारी प्रायोरिटी है, और वो होनी भी चाहिए। और रही बात क्लाउड किचन की, तो क्या तुम्हें अपनी इस बात पर भरोसा नहीं है? मैं और कीर्ति दीदी मिलकर सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तुम बस डैड का ध्यान रखो। रुहान ने अब इसका को अपनी बाहों में भर लिया। ये पहली बार था जब उनकी फेक मैरिज के असली प्यार में बदलने के बाद वो दोनों इस तरह अलग रहने वाले थे। आई विल मिस यू अभी, बहुत ज्यादा मिस करूंगा। रुहान ने अब इसका के बालों में किस करते हुए कहा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी रुहान, लेकिन ये दूरी सिर्फ कुछ दिनों की है। डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अविष्का ने रुहान को कसकर गले लगाते हुए कहा। रुहान ने अपना बैग उठाया और भारी मन से अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। अविष्का उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने खुद को मजबूत बना लिया। आज से उसे रुहान का सपना अकेले अपने कंधे पर उठाना था। क्लाउड किचन, दोपहर 2 बजे। उधर शहर के दूसरे हिस्से में अविष्का और कीर्ति का क्लाउड किचन पूरी स्पीड में चल रहा था। मिस्टर सिंघानिया के इन्वेस्टमेंट और उनके नाम की वजह से ऑर्डर्स की लाइन लग गई थी। फूड डिलीवरी ऐप्स पर उनके किचन की रेटिंग्स एकदम टॉप पर जा रही थी। किचन के अंदर बहुत चहल पहल थी। शेफ खाना बना रहे थे,
हेल्पर्स पैकिंग कर रहे थे और अब इसका एक हाथ में टेबलेट लिए सारे ऑर्डर्स ट्रैक कर रही थी। ऑर्डर्स नंबर 3 के पार्सल रेडी हैं, जल्दी करो, डिलीवरी बॉय बाहर वेट कर रहा है। अविष्का ने एक प्रोफेशनल बॉस की तरह आवाज लगाई। तभी कीर्ति अंदर आई। उसके चेहरे पर पसीना था, लेकिन एक बड़ी सी स्माइल थी। अभी अनबिलीवेबल, हमारे पास अगले 2 घंटे के लिए एडवांस ऑर्डर्स आ चुके हैं। हमें पैकिंग के लिए और हेल्प चाहिए होगी, वरना हम टाइम पर डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। अब इसका थोड़ी टेंशन में आ गई। दीदी, अभी तुरंत तो कोई नया हेल्पर नहीं मिल सकता, हमें ही हाथ बटाना पड़ेगा। अब इसका और कीर्ति दोनों ने एप्रन पहने और खुद पैकिंग काउंटर पर जाकर फूड बॉक्सेस पैक करने लगी। ऑर्डर्स इतने ज़्यादा थे कि उन दोनों के भी हाथ पैर फूलने लगे थे। तभी किचन का कांच वाला दरवाजा खुला और कुणाल अंदर आया। उसने कैजुअल सी ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। कुणाल ने देखा कि अब इसका और कीर्ति दोनों पसीने से तरबतर पैकिंग कर रही हैं। कुणाल सीधा काउंटर के पास गया और उसने अपनी टी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करना शुरू किया। लेडीज, लगता है आप लोगों को एक सुपर हीरो की जरूरत है, कुणाल ने अपनी उसी सिग्नेचर फ्लर्टी स्माइल के साथ कहा। कीर्ति ने उसे देखकर आंखें घुमाई। कुणाल, यहाँ मजाक का टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मजाक कौन कर रहा है? मैं तो अपनी भाभी और अपनी होने वाली, मेरा मतलब है भाभी की दीदी की हेल्प करने आया हूँ। कुणाल ने एक एप्रन उठाया और उसे पहन लिया। अब इसका कुणाल को देखकर हंस पड़ी। कुणाल, तुम्हें पैकिंग करनी आती भी है? तुमने अपनी पूरी लाइफ में किचन का रास्ता भी देखा है कभी? अरे भाभी, आप कुणाल राजदादा को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आप बस मुझे बताइए क्या करना है, कुणाल ने एकदम से कॉन्फिडेंट के साथ कहा। कीर्ति को लगा कि कुणाल बस ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कुणाल सच में काम पर लग गया। वो बहुत स्पीड में बॉक्सेस को टेप कर रहा था, उन पर स्टिकर्स लगा रहा था और डिलीवरी बॉयज को पार्सल हैंड ओवर कर रहा था। कुणाल का ये रूप देखकर कीर्ति सच में इम्प्रेस हो गई। जो लड़का हमेशा सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था, वो आज उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा था। काम करते करते कुणाल का हाथ गलती से कीर्ति के हाथ से टच हो गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुणाल ने एक बहुत ही सॉफ्ट सी स्माइल दी और कीर्ति ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक हल्की सी बिलस थी। राजदादा मेंशन, शाम 5:30 बजे। रोहन डैड के कमरे में बैठा था। डैड बेड पर लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर अभी भी बहुत वीकनेस थी। नर्स उन्हें दवाइयां देकर बाहर जा चुकी थी। कमरे में एकदम शांति थी। रोहन ने डैड के पैरों पर ब्लैंकेट ठीक किया और उनके पास स्टूल पर बैठ गया। डैड की आंखें खुली थी और वो चुपचाप रोहन को ही देख रहे थे। काफी देर की खामोशी के बाद डैड ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा वो नया बिजनेस कैसा चल रहा है? तुम यहाँ हो तो उसे कौन देख रहा है? रोहन थोड़ा सरप्राइज हुआ। डैड ने बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए पहली बार उससे काम के बारे में पूछा था। वो बहुत अच्छा चल रहा है डैड, ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, रोहन ने आराम से जवाब दिया। और उसे मैं नहीं, अब इसका हैंडल कर रही है। मैंने तय किया है कि जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते, मैं अपना सारा टाइम सिर्फ आपको और इस फैमिली को दूंगा। मेरी जगह पर अब इसका ने किचन की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। डैड की आंखों में एक अजीब सा रिएक्शन आया। अविष्का का नाम सुनकर उन्होंने इस बार मुंह नहीं बनाया। उनके दिमाग में एक बात बहुत गहराई से बैठ गई थी कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा एक मिडिल क्लास और लालची लड़की समझा, जिस लड़की को उन्होंने घर से निकाल दिया, आज वही लड़की उनके बेटे को उसके बाप के पास भेजकर खुद उस बेटे के सपने को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। डैड ने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन उनके दिल के अंदर जमी हुई वो नफरत की बर्फ अब सच में पिघलना शुरू हो गई थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने अब इसका को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोहान के बेडरूम में रात 11:30 बजे। रात काफ़ी हो चुकी थी। रोहान अपने पुराने बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ था। ये कमरा बहुत बड़ा और लग्जरियस था, लेकिन आज ये रोहान को बहुत खाली खाली लग रहा था। उसे अभिष्का के उस छोटे से अपार्टमेंट की और अभिष्का की बहुत याद आ रही थी। उसने अपना फोन उठाया और अभिष्का को वीडियो कॉल किया। तीसरी रिंग पर अभिष्का ने कॉल उठाया। वो अपने नाइट सूट में थी और उसके बाल एकदम बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी।
हाय मिस्टर राजदादा, क्या बात है? आज पहले ही दिन अपनी वाइफ की याद सताने लगी। अविष्का ने फोन स्क्रीन पर देखते हुए मजाक किया। रोहन के चेहरे पर अविष्का को देखते ही एक बड़ी सी स्माइल आ गई। याद सताने लगी? पूछो मत अभी। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत आदत हो गई है यार। ये इतना बड़ा बेड मुझे काटने को दौड़ रहा है। अविष्का जोर से हंस पड़ी। ओहो, मतलब मेरे बिना नींद नहीं आ रही है। वैसे डैड कैसे हैं अब? उन्होंने कुछ खाया? डैड ठीक हैं, पहले से काफी रिकवर कर रहे हैं। और पता है अभी, आज उन्होंने पहली बार हमारे क्लाउड किचन के बारे में पूछा। और जब मैंने उन्हें बताया कि तुम उसे अकेले हैंडल कर रही हो ताकि मैं उनके पास रह सकूं, तो वो चुप हो गए। उन्होंने तुम्हें बुरा भला नहीं कहा, रोहन ने एक्साइटमेंट में बताया। अविष्का के चेहरे पर भी एक सुकून भरी स्माइल आ गई। देखा, मैंने कहा था ना रोहन, प्यार से हर गुरूर टूट जाता है। डैड बुरे नहीं है, बस उनका ईगो उनके प्यार के आगे आ जाता है। तुम देखना, एक दिन वो खुद मुझे अपनी बहू मानकर इस घर में वापस लेकर आएंगे। मुझे भी अब यही लग रहा है अभी। अच्छा तुम बताओ, आज किचन का पहला दिन कैसा रहा? सब मैनेज हो गया? रोहन ने पूछा। अब इसका ने लंबी सांस ली। बहुत थका देने वाला था रोहन। इतने ऑर्डर्स थे कि हम सब पागल हो गए थे। लेकिन थैंक्स टू कुणाल, वो एकदम सही टाइम पर आ गया और उसने हमारी बहुत हेल्प की। उसके आने के बाद से हम सबका काम में और भी ज्यादा मन लग गया था। अब इसका ने उसे दिन भर की और भी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर अब रोहन भी हंसने लगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसी काम तो आया मेरा वह नालायक भाई। दोनों ने ऐसे ही काफी देर तक बातें की। एक दूसरे से मीलों दूर होकर भी वो दोनों आज पहले से भी ज्यादा एक दूसरे के करीब थे। उनका प्यार अब किसी फिजिकल प्रेजेंस का मोहताज नहीं था। वो दिलों से एक हो चुके थे। रायजादा मेंशन सुबह 9 बजे। रायजादा मेंशन में आज सुबह से ही अजीब सी टेंशन थी। डैड अपने बेडरूम में बेड पर बैठे थे और उनके सामने एक ट्रे में उबली हुई सब्जियां और बिना नमक का एकदम फीका सूप रखा था। नर्स चुपचाप पास में खड़ी थी। डैड ने सूप का एक चम्मच मुंह में लिया और झटके से चम्मच वापस कटोरी में फेंक दिया। ये क्या है? ये घास फूस इंसान कैसे खा सकता है? मुझे ये सब नहीं खाना, इसे यहाँ से ले जाओ। डैड अपनी पुरानी रौबदार आवाज में चिल्लाए। हालांकि उनकी आवाज में पहले जैसी जान नहीं थी। रोहन जो पास ही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तुरंत उठकर उनके पास आया। डैड प्लीज समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर ने आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा है। आपके हार्ट के लिए अभी ऑयल और मसाले बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ये खाना ही पड़ेगा। रोहन ने उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। डैड ने रोहन की तरफ गुस्से से देखा। रोहन, मैं बीमार हूँ, मरा नहीं हूँ। मुझे ऐसा खाना खाने से तो बेहतर है कि मैं भूखा रह लूं। हटाओ इसे यहाँ से। रोहन ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि डैड की जिद के आगे कोई नहीं जीत सकता। उसने नर्स को इशारा किया और नर्स वो ट्रे लेकर बाहर चली गई। रोहन को अब डैड की हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी। अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो वीकनेस कैसे कम होगी? क्लाउड किचन, दोपहर 1 बजे। उधर क्लाउड किचन में आज भी बहुत भीड़ भाड़ थी। ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई थी। कीर्ति काउंटर पर खड़ी पार्सल चेक कर रही थी। कुणाल भी वहां मौजूद था और हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज उसका एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही था। वो एक पार्सल को पैक करने के चक्कर में टैब को इतनी जोर से खींच रहा था कि टेप टूटकर पार्सल के अंदर रखा सॉस का पैकेट बाहर गिरकर फट गया। सॉस सीधे कीर्ति के एप्रन पर जाकर गिरा। शिट! कीर्ति ने झल्लाते हुए अपना एप्रन देखा। कुणाल, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पूरा एप्रन खराब कर दिया। कुणाल ने अपना कान पकड़ते हुए एक क्यूट सी स्माइल दी। सॉरी कीर्ति, वो मैं बस थोड़ा जल्दी में पैक कर रहा था, स्लिप हो गया। कीर्ति ने एक टिश्यू पेपर से अपना एप्रन साफ करते हुए गुस्से से कुणाल की तरफ देखा। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता है ना कुणाल? तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि तुम इतने बड़े राजदादा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो। एकदम छोटे बच्चे हो तुम। हर काम में बस मस्ती और बचपना। पता नहीं तुम कभी बड़े होगे भी या नहीं। तुम्हें कोई जिम्मेदारी का काम देना ही बेकार है। कीर्ति की ये छोटे बच्चे वाली बात सीधा कुणाल के ईगो पर जाकर लगी। उसकी स्माइल अचानक से गायब हो गई। जो कुणाल हमेशा हर बात का मजाक में जवाब देता था, वो एकदम चुप हो गया। उसने बहुत ही सीरियस लुक के साथ कीर्ति की आंखों में देखा। कुणाल को अपनी उम्र और अपने बचपने को लेकर कीर्ति का यह कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे लगा जैसे कीर्ति उसे सीरियसली लेती ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं बाहर ही बैठता हूँ ताकि बड़ों के काम में कोई रुकावट ना आए।
कुणाल ने बिना कोई ड्रामा किए बहुत ही शांत और सीरियस टोन में कहा और अपना एप्रन उतारकर टेबल पर रख दिया। वो चुपचाप किचन से बाहर निकल गया। कीर्ति उसे ऐसे जाते हुए देखती रह गई। उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रूड तरीके से बोल दिया था। कुणाल तो बस हेल्प कर रहा था। कीर्ति को अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्टी फील होने लगा, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तभी अभिष्का किचन के अंदर से बाहर आई। उसके हाथों में एक बहुत ही सुंदर सा हॉट केक टिफिन था। दीदी, कुणाल कहाँ गया? मुझे उसे यह टिफिन देना था। अभिष्का ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो बाहर गया है। क्या है इस टिफिन में? कीर्ति ने बात बदलते हुए पूछा। अभिष्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यह डैड के लिए है दीदी। रोहन का सुबह मैसेज आया था कि डैड हॉस्पिटल का वो फीका खाना नहीं खा रहे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल बनाया है। इसमें ब्रोकली और मशरूम का एक बहुत ही टेस्टी सूप है और कुछ ओट्स की टिक्की है। इनमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे हर्ब्स यूज़ किए हैं जिससे बहुत टेस्टी लगेंगे। डैड को पता भी नहीं चलेगा कि वो डाइट फूड खा रहे हैं। कीर्ति ने अभिष्का को बहुत प्राउड होकर देखा। तू सच में पागल है अभी। जिस इंसान ने तेरे साथ इतना बुरा किया, तू आज भी उसी की केयर कर रही है। वो रोहान के डैड है दीदी, और अब मेरी भी फैमिली है, अभिष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो टिफिन लेकर बाहर कुणाल के पास गई। कुणाल कार के पास थोड़ा उदास सा खड़ा था। कुणाल, ये लो, ये डैड का लंच है। जल्दी से घर जाकर उन्हें दे दो। और हाँ, डैड को बिल्कुल मत बताना ये मैंने बनाया है, वरना वो इसे छुएंगे भी नहीं। उनसे कहना कि किसी 5 स्टार होटल से मंगाया है, अभिष्का ने कुणाल को टिफिन देते हुए समझाया। कुणाल ने एक हल्की सी स्माइल दी। ठीक है भाभी, मैं अभी लेकर जाता हूँ। रायजादा मेंशन, दोपहर 2:30 बजे। मेंशन में डैड अभी भी भूखे बैठे थे। उनका मूड बहुत खराब था। तभी कुणाल कमरे में आया। उसके हाथ में अभिष्का वाला टिफिन था। रोहन भी वहीं था। डैड, आपका स्पेशल लंच आ गया है, कुणाल ने थोड़ा चेयरफुल आवाज में कहा और बेड के पास लगी टेबल पर टिफिन खोल दिया। टिफिन खुलते ही कमरे में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल गई। डैड की नज़र उस खाने पर पड़ी। सूप का कलर और टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट लग रहा था और वो टिक्की भी बहुत सॉफ्ट दिख रही थी। रोहन ने कुणाल की तरफ सवाल पूछने वाले लोग से देखा, लेकिन कुणाल ने उसे आंख मारकर चुप रहने का इशारा किया। डैड ने बिना कुछ कहे चम्मच उठाया और सूप का एक घूंट पिया। जैसे ही सूप उनके गले से नीचे उतरा, डैड की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। सूप में कोई भारी मसाले नहीं थे, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही कमाल का था, एकदम फ्रेश और जायकेदार। डैड ने बिना कुछ कहे चुपचाप वो सूप पी लिया और दोनों टिक्की भी खा ली। रोहन और कुणाल एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। खाना खत्म करने के बाद डैड ने टिश्यू से अपना मुंह पोंछा। हाँ, खाना अच्छा था। माथुर ने किस होटल से ऑर्डर किया है ये? डैड ने एक नॉर्मल टोन में पूछा। रोहन और कुणाल एक पल के लिए चुप हो गए। फिर रोहन ने आगे आकर कहा, डैड, ये खाना किसी होटल से नहीं आया है और ना ही माथुर ने ऑर्डर किया है। डैड ने अपनी आईब्रो ऊपर की। तो फिर किसने बनाया है? रोहन ने एक गहरी सांस ली। ये खाना अविष्का ने बनाया है डैड। उसे पता चला कि आप वो फीका खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसने अपना क्लाउड किचन का काम छोड़कर खास आपके लिए डाइट फूड तैयार किया है। उसने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। यह नाम सुनकर डैड एकदम सुन्न रह गए। उनका हाथ जो टिश्यू पकड़े हुए था वहीं रुक गया। उन्होंने उस खाली टिफिन की तरफ देखा। उनके दिमाग में एक तूफान सा चलने लगा। जिस लड़की को वो अपनी फैमिली के लायक नहीं समझते थे, जिसे वो एक लालची इंसान मानते थे, वो उनके लिए इतना सब क्यों कर रही थी? वो चाहती तो रोहन को भड़का सकती थी, डैड की हालत का फायदा उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि वो चुपचाप उनकी हेल्थ का ख्याल रख रही थी, वो भी बिना क्रेडिट लिए। डैड ने कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप अपने तकिए के पीछे टेक लगाकर लेट गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन आज पहली बार डैड के चेहरे पर अविष्का का नाम सुनकर कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक बहुत गहरी सोच थी। उनका वो भारी भरकम ईगो आज सच में अविष्का की उस निस्वार्थ केयर के आगे टूट रहा था। रोहन ने टिफिन उठाया और एक बहुत ही सुकून भरी स्माइल के साथ कुणाल को लेकर कमरे से बाहर आ गया। उसे पता था कि अब इसका ने अपना पहला कदम जीत लिया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।